नमस्ते जी, मैं नारायण लाल खारोन, आदर्श विद्या मंदिर करड़ा, जिला भीलवाड़ा। आज आपके बीच में जो हमारे बीच में पाठ चल रहा था उसी पाठ को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। पाठ चल रहा था मानव तंत्र, जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो विज्ञान की किताब है 10वीं कक्षा का, उसका दूसरा पाठ है। उस मानव तंत्र में से 2 तंत्र हमने पढ़ लिए थे। मैंने पाचन तंत्र से जुड़े हुए तकरीबन 4 वीडियो आपके बीच में अपलोड किए। श्वसन तंत्र से जुड़े हुए मैंने आपके बीच में 2 वीडियो अपलोड किए। आज जो हम तंत्र चालू करना चाहते हैं वो परिसंचरण और रक्त, ये दोनों चीजें पढ़नी है। रक्त पढ़ने के पश्चात हम परिसंचरण तंत्र में हमारा दिल जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, उसकी कार्य प्रणाली को समझेंगे, क्योंकि वो जो हृदय जो काम करता है वो ब्लड का ही पंपिंग करता है, रक्त का पंपिंग करने का काम करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा रक्त, हमारा रुधिर, खून, ब्लड, जो भी उसके नाम हो, प्राइवेट सब सारे बोल के मैं तो उनके बारे में आपको बीच में पढ़ाने के लिए आएंगे। पहले सबसे पहले हम रक्त समझ लेते हैं, ठीक है। आपने पाचन तंत्र पढ़ा, पाचन तंत्र में पढ़ा तो अंत में छोटी आंत में आपका भोजन पूरा पच जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी पच जाता है, प्रोटीन वसा भी पच जाती है। पचने के पश्चात उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता कौन है साहब जी? तो वो रक्त पहुंचाता है। आपने नाक से सांस लेने के पश्चात या मुंह से सांस लेने के पश्चात जो वायु आपकी अंत में फेफड़े की जो अंतिम स्ट्रक्चर होती है, कूपी का जो मेन अंग होता है, वहां तक जाती है। तो उस कूपी का तक तो बाद में ऑक्सीजन खून में मिल करके हमारी कोशिका तक जाती है। तो हमारी बॉडी का एक बेहद महत्वपूर्ण अगर कोई तरल पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर तो रक्त है। तो अब हम क्या करेंगे, रक्त की जानकारी अगर लेना चाहे तो खूब सारी जानकारी हम ले सकते हैं, लेकिन हम रक्त की वो जानकारी लेंगे जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 10वीं किताब के अंदर लिख रखा है। जो लिख रखा है मैंने भी आपके बीच में पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि रक्त के बारे में कौन कौन सी हमको जानकारी मिल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा वीडियोज रहेगा, उस वीडियो में आपको आरबीसी की विज्ञान, आरबीसी की कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसके अंदर परिसंचरण तंत्र को पढ़ने से पहले रक्त के बारे में क्या लिख रखा है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा रक्त। अब जानकारी लीजिए, देखिए, आइए वीडियो बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ जानकारी, रक्त एक तरह संयोजी उत्तक है। खूब सारे संयोजी उत्तक हमारी किताब के अंदर है, किताब के अंदर है। आपने कभी जो उत्तकों वाले पाठ पढ़ा होगा, आप 9th क्लास से पास होकर के आए या 9th क्लास में आपको क्रमोन्नत किया, लेकिन आपको उत्तक वाला पाठ पढ़ाया गया होगा। तो उस उत्तक वाले पाठ में खूब सारे उत्तक में संयोजी उत्तकों के खूब सारे उदाहरण है। तो ये भी एक संयोजी उत्तक का एक उदाहरण हो सकता है कि भाई रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, तरह संयोजी उत्तक है। अगर आप इसका पीएच मापना चाहे, क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है उस ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो ब्लड की जो पीएच होती है, पीएच क्या है, एक पैमाना है जिससे हमको अम्लीय और क्षारीयता के बारे में पता चलता है। पीएच अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है कोई पदार्थ, और पीएच 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है। और जो रक्त की जो पीएच है, नौकरी की परीक्षाओं का प्रश्न आप समझ लो, शानदार प्रश्न है कि ये छोटी मोटी कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच होता है 7.4। 7.4 इसका मतलब 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा का मतलब है कि वो क्या है, क्षारीय होता है। 7 से कम होता तो अम्लीय होता है। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, हल्का क्षारीय होता है, और उसकी पीएच 7.4 होती है। सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब जानकारी आपके बीच में आ रही है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड निर्माण कहाँ होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। तो ब्लड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण जो होता है, वो बूंद मेरू में होता है। बूंद मेरू का हिंदी में नाम अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। रक्त की पीएच 7.4 है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ये जानकारी आरबीसी की किताब, जो विज्ञान की 10वीं की किताब है, उसके अंदर जानकारी मिल रही है। और क्या जानकारी है, एक जो नॉर्मल आदमी होता है उसके अंदर लगभग उसकी बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर के आसपास, उसकी 5-1 लीटर के आसपास उसकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। हम एक और पाठ पढ़ेंगे, जब हम प्रतिरक्षा तंत्र को वाला पाठ पढ़ेंगे, चौथा पाठ, उसमें रक्त के बारे में जानकारी हमको दोबारा मिलेगी। हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं जिससे आगे हम परिसंचरण तंत्र को आसानी से पढ़ सके। तो देखिए, एक अगर आप भ्रूणावस्था में है, ठीक है, हम मां के गर्भ के अंदर है, ठीक है, मां के गर्भाशय में है, या हम जन्म ले चुके तो नवजात है, तो नवजात के बच्चे होते हैं या भ्रूणावस्था के अंदर जो होते हैं, उनमें रक्त का निर्माण जो होता है वो प्लीहा में होता है। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, नौकरी की परीक्षा की दृष्टि से लाजवाब जानकारी आरबीसी की विज्ञानी किताब में लिख रखी है, उसको आपको जानकारी होना चाहिए। भ्रूणावस्था तथा नवजात में ब्लड का निर्माण जो होता है वो प्लीहा में होता है, बाकी हमारे अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अगर आप रक्त को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भाग होता है, एक तो उसका तरल भाग, लिक्विड वाला भाग, एक होता है उसका ठोस वाला भाग। तो तरल भाग में क्या होता है, तरल भाग में 55% जो होती है, तरल भाग मतलब रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। और वो टोटल ब्लड होता है 100% में से 55%, 55% प्लाज्मा होती है, और बाकी की 45% उसका ठोस भाग होता है जिसमें कोशिकाएं होती है। ये जो प्लाज्मा है
ठीक है, प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है, पानी होता है, बाकी के 8% के अंदर खूब सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसकी हल्की फुल्की जानकारी हमें चौथे पार्ट इसी किताब के अंदर दोबारा मिलेगी, वहां हम दोबारा इस बात ले लेंगे जी। तो प्लाज्मा का 92% पानी होता है प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा के अंदर 8% कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अब रक्त का जो ठोस भाग होता है, उस ठोस भाग का 45% 55 तरल भाग है, ठोस जो है वो 45 का भाग है, उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये जानकारी हम थोड़ी बात में लेने वाले हैं। फिर देख लीजिए कि हमारे रक्त के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं कोई है, रेड ब्लड कार्पस बोलो या रेड ब्लड सेल बोलो, लाल रुधिर कणिकाएं, और व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कार्पस बोल दो इनको। तो ये एक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एक प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स का मतलब विषाणु। तो चलिए आइए शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो 3 प्रकार रुधिर के अंदर, शरीर के रुधिर के अंदर पाई जाने वाली 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। रुधिर में कोशिकाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। उसकी पहली कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि आरबीसी का पूरा नाम बताइए। तो आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिकाएं कोशिका है या कणिकाएं बोलते हैं। अगर कोशिकाएं लिखा है तो रेड ब्लड सेल, अगर कणिकाएं लिखा है तो रेड ब्लड कार्पस। तो आपको जानकारी होना चाहिए, रेड ब्लड कार्पस लाल रुधिर कणिका और रेड ब्लड सेल मतलब लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि अगर खून के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें अधिकांश क्या मतलब है, 99% जो होता है खून के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं होती है। मतलब जितनी कोशिकाएं होती है उसका 99% जो होता है वो लाल रुधिर कोशिका ही होती है। अब आपकी सबसे जानकारी लेना, वो जानकारी नौकरी, परीक्षा, बोर्ड का लेवल सबके साथ है, बहुत शानदार जानकारी है और कोई फॉरगेट करने वाली जानकारी नहीं है, भूलने लायक जानकारी नहीं है। हम केवल वही जानकारी ले रहे हैं जो किताब के अंदर लिख रखा है, चलेगा। ठीक है, मतलब लाल रुधिर कणिका में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड का रंग लाल होता है। तो पूछ ले प्रश्न आपसे कि प्रश्न ये पूछ ले कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन से पाकी दोस्ती रखता है। आपकी कुपिका के अंदर जब ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, कुपिका के अंदर, कुपिका क्या है, फेफड़े की सबसे अंतिम स्ट्रक्चर जिसपे गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो उसके अंदर क्या करता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन की रुधिर कोशिकाएं होती है वो ऑक्सीजन अवशोषित करती है, तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक भी है, हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक भी है, इसके हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को साथ में जाकर के शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता ना हमारी बॉडी में, तो हमारे नाक से की गई सांस और हमारे अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 2-3-4 साल लग जाते हैं। तो आपको जानकारी क्या मिल गया कि लाल रुधिर कोशिका में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। आगे मतलब लाल ये जानेंगे। दूसरा, अगर इसका एवरेज जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, बाद में अस्थि मज्जा के द्वारा दोबारा बन जाता है। तो इसका औसत जीवन काल कितना शानदार % 99% जो होता है सारी कोशिकाओं का, वो केवल और केवल लाल रुधिर कोशिका है। आगे और देखते हैं, श्वेत रक्त कोशिका। अब श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट ही बोलते हैं। ठीक है, अगर श्वेत रक्त कोशिका बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, अगर श्वेत रक्त कणिका बोले तो व्हाइट ब्लड कार्पस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब हमारे को जानकारी मिल गया कि शरीर के अंदर जो 3 प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उसमें से जो लाल रुधिर कोशिका जो होती है वो लाल रुधिर कोशिका ऑक्सीजन को ले जाती है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। मूल चीज उसका परिवहन ऑक्सीजन का काम है। और ये जो श्वेत रुधिर कणिका है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो हमारा इम्यूनिटी प्रदान करती है, अपने को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमको श्वेत रक्त कणिकाओं के माध्यम से मिलती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं के माध्यम से मिलती है। इनका निर्माण भी उसी बूंद मेरू के अंदर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, और इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी WBC में नहीं होता है, इसी कारण इसको श्वेत रंगहीन होती है, श्वेत होती है। तो अब जानकारी मिला, प्रतिरक्षा कौन सी कोशिका प्रदान करती है, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका बोलो, रक्त ले लो, WBC ले लो, RBC ले लो, कोई भी ले लो, उनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। पहले एक जानकारी पढ़ते थे कि भ्रूणावस्था में या नवजात में उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है, वो जानकारी बताती है। अब WBC 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट का मतलब एक कणिकाणु और ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है कणिकाणु, कण वाली। तो जिसमें कण वाली जो WBC होती है वो 3 प्रकार के हैं। शानदार प्रश्न है,
ठीक है। कणिकाणु के कोई 2-3 उदाहरण बताइए तो समझिए। कणिकाणु के 2-3 उदाहरण है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। केवल नाम की जानकारी ले रखी है, इसके अंदर की अगर हम गहराई से जाए तो खूब सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किताब के माध्यम से चले हम केवल। तो ये जानकारी है कि बोर्ड का प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न ये आया कि मतलब जो WBC है उसका जो कणिकाणु वाला प्रकार है उसके उदाहरण बताइए। तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इनमें से जो सबसे ज्यादा अधिक जो कणिकाणु होता है, सबसे ज्यादा जो ग्रेन्युलोसाइट पाए जाते हैं तीनों में से, तो सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की होती है तो वो न्यूट्रोफिल की होती है। तो आगे देखिए, ये तो हो गया न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल में से किस मतलब टाइप का जो कणिकाणु है उसकी संख्या सर्वाधिक होती है। तो उसका उत्तर अगर आपको ध्यान में रखना पड़े तो उत्तर आपके सामने है न्यूट्रोफिल। आगे देखिए, एक कणिकाणु कितने प्रकार के होते हैं, जिसको एक ग्रेन्युलोसाइट भी बोलते हैं। तो एक कणिकाणु जिसको एक ग्रेन्युलोसाइट भी बोलते हैं वो तो आप 2 प्रकार का समझ लीजिए। उसको उदाहरण बताने हो अगर माना कि एक कणिकाणु के, तो कोई 2 उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखिए। तो आपके पास है लिपोसाइट और या है दूसरा मोनोसाइट। तो लिपोसाइट और मोनोसाइट इज एग्जांपल ऑफ द एक ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, इसके एग्जांपल है। इस लिपोसाइट 3 प्रकार का होता है, बी लिपोसाइट, टी लिपोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये प्रारंभिक समझ लो कि ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, कोई पहचान करता है, कोई मर्डर करता है। मर्डर करने का मतलब अंदर, ठीक है, पहचानने के पश्चात ऐसी WBC जो उसका मारती है जीवाणु को, सूक्ष्म जीव को, ये वाला चीज, और फिर कोई उसका इम्यूनिटी बनाती है। ये प्रारंभिक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। क्या आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट आगे जाकर के जो परिपक्व होता है, परिपक्व होकर के वो मांसपेशी कोशिका के अंदर रूपांतरित हो जाता है। तो आपको क्या जानकारी मिला, एक WBC का भी जो एक कणिकाणु वाला प्रकार है, एक ग्रेन्युलोसाइट वाला प्रकार है, उसके उदाहरण कौन होंगे, लिपोसाइट और मोनोसाइट। ये जो हमारा लिपोसाइट कितने प्रकार का होता है, 3, पी, टी और प्राकृतिक मारक कोशिका वाला। एक जानकारी है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत लाजवाब जानकारी है, बोर्ड की परीक्षा में पूछ जा सकता है तुमको। ये क्या है, मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं कौन है, जो अंदर जाने वाले किसी भी प्रकार के जीवाणु हो, आपका वायरस हो, किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव अगर हमारी बॉडी में पहुंच गया हो तो उसका भक्षण करने का काम करती है। तो मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाओं के 2 उदाहरण लिखिए। तो मोनोसाइट लो, मां भक्षक लो, न्यूट्रोफिल लो। तो मां भक्षक, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट एग्जाम्पल है किसके, मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाओं के। तो ये तो जानकारी मिल रही है हमको। रुधिर कोशिकाओं में से लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में क्या लिख रखा है, RBC की विज्ञान की कक्षा 10 की किताब के अंदर। WBC के बारे में क्या लिख रखा है, RBC की जो विज्ञान की किताब है कक्षा 10 की, उसके अंदर। अब आप देखते हैं कि आगे और क्या जानकारी मिलेगी हमको। आगे की जानकारी के लिए हम जाते हैं और आगे की जानकारी मिलेगी डिम्बाणु के बारे में क्या लिख रखा है, रक्त के कार्य क्या बता रखे और रक्त के प्रकार के साथ आज का हम वीडियो वही खत्म करेंगे। आज अब क्या करते हैं हम, ठीक है, रक्त के अंदर पाई जाने वाली तीसरी कोशिका जिसको अंग्रेजी में प्लेटलेट्स बोलते हैं और हिंदी में डिम्बाणु बोलते हैं, उसके बारे में लेते हैं जी। इसका मूल काम समझिए। RBC का मूल काम ऑक्सीजन का वहन करना क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और WBC का मूल काम है प्रतिरक्षा को बढ़ाना, और डिम्बाणु का काम है, मूल काम पहले आपको बता देता हूं। इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाना किसका काम है जी, रक्त का थक्का जमाना अगर किसका काम है तो वो काम है डिम्बाणु का। रक्त का थक्का का मतलब क्या है, जब हमें अगर चोट लग जाती है और चोट लगने के पश्चात हमारा खून बहता है, उस बहते हुए खून को रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्या करती है, एक झाल बना देती है जिससे खून का बहना रुक जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने का मुख्य काम किसका है, प्लेटलेट्स का काम है, और इसको थ्रोम्बोसाइट ही बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट कौन सी रुधिर कोशिकाओं को बोलते हैं, तो आपके पास जवाब क्या है कि डिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जीवन काल 120 दिन नहीं होता RBC के जैसा। जैसे RBC का जीवन काल होता है, लाल रुधिर कणिका 120 दिन, इसका केवल 10 दिन होता है। 10 दिन के बाद वापिस ये बन जाता है लाल रस्ती मज्जा के माध्यम से, और इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन कोशिका है। RBC में जो थी वो केंद्रक विहीन होता है, लेकिन मैं जिक्र नहीं कहता वहां पर। ये केंद्रक विहीन कोशिका है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, जीवन काल केवल 10 दिवस का है, और इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ये जानकारी RBC की जो कक्षा 10 की जो विज्ञान किताब है उसमें डिम्बाणु के बारे में लिखा है। अब आगे देखते हैं कि भाई हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त है वो आखिर काम क्या करता है। तो उसके काम को हमने 1 2 3 4 5 6 7 करके नोट कर रखा है। वो देखिए, पहला काम, और इसको सुनोगे, सुनते सुनते आपको याद भी हो जाना चाहिए, ध्यान भी रहना चाहिए। आप जो ऑक्सीजन लेते हो
जो आपका नासिका से या मुख के माध्यम से अंदर प्रवेश करने के पश्चात आपके फेफड़े की कुपिका में जाते हैं, तो उस कुपिका में ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में रुधिर में घुल करके हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के आपके कोशिका तक जाते हैं, तो उसके माध्यम से रक्त के माध्यम से कोशिका तक जाते हैं, और कोशिका में बनी CO2 को वापिस रक्त के माध्यम से ही कुपिका में छोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के गैसों का एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान, O2 और CO2 का वातावरण और ऊतकों के मध्य जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, वो ब्लड के माध्यम से होता है। आप लोगों ने जो भोजन आपने खाया है, भोजन खाने के बाद आपने भोजन का पूरा सिस्टम पढ़ा था कि भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात आपका भोजन मुख गुहा से होता हुआ, आपका भोजन ग्रसनी से, ग्रासनली से होता हुआ आत्मा से छोटे हाथ में आता है, छोटे हाथ में भोजन पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मसाला सब कुछ पच जाता है। पचने के पश्चात उसको भी, पचने के पश्चात क्या होता है, उसको भी रक्त ही शरीर की विभिन्न कोशिका तक हो जाता है। तो पोषण हमारा जो चीज खाते हैं उसको भी लाने ले जाने का हमारे शरीर में अगर वो काम करता है, उसका भी कोई परिवहन का काम करता है, तो वो भी रक्त ही करता है। हमारे शरीर का जो पीएच होता है बिल्कुल एकदम बैलेंस पीएच होता है, तो शरीर के पीएच को कंट्रोल करने के लिए, ना अम्लीय हो जाए ना क्षारीय हो जाए, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका पीएच बना रहे, तो शरीर के पीएच के कंट्रोल करने का काम भी अगर कोई करता है तो वो रक्त ही करता है। हमारा शरीर का टेम्परेचर होता है, मानव के शरीर में टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस का कहने का मूल कारण यह है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो हार्ट पड़ेंगे, हृदय पड़ेंगे, जिसमें कभी भी इम्प्योर या प्योर, क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध और अशुद्ध खून आपस में कभी नहीं मिलते हैं। इसी कारण हमारा शरीर का तापमान कंट्रोल रहता है। ठीक है, मानव का, सभी मानवों का जो ताप होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को नियंत्रित कौन करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड पीएच कंट्रोल करता है, ब्लड जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ब्लड जो है वो पोषक तत्वों को शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, ब्लड जो है O2 और CO2 का परिवहन का काम भी करता है। इसके अलावा प्रतिरक्षण का काम भी करता है। हमारे रक्त के अंदर जो कोशिका देखी थी हमने, वो कोशिका थी WBC। तो WBC हमारे अंदर क्या कर रही थी, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर रही थी, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा रही थी। जो प्रतिरक्षण का जो कार्य है, वो प्रतिरक्षण का कार्य भी हमारे अंदर कौन करता है, रक्त का काम है। और हम क्या करेंगे इसी पार्ट के अंत में, ये पार्ट जब एंडिंग मोड पर जाएगा, तंत्र पढ़ते पढ़ते जब अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, तो उस अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ेंगे कि जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित होते हैं और फिर वो लक्षित अंगों तक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हार्मोनों को परिवहन भी, हार्मोनों को लाना ले जाने भी अगर कोई काम करता है, हार्मोनों का परिवहन भी, तो वो रक्त का ही कार्य है। और जो आगे आने वाला जो इस परिसंचरण तंत्र के बाद जो हम अगला तंत्र पढ़ेंगे हमारे मानव तंत्र के अंदर, तो वो जो तंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र के अंदर कुछ यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ बनाएंगे या CO2 अपशिष्ट पदार्थ, अन्य कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना हो, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर में परिवहन करना हो, तो वो भी कौन करता है, रक्त काम करता है। बोर्ड में प्रश्न आ सकता है कि आप रक्त के कोई 4 कार्य लिखिए, तो इन कार्यों को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। रिपीट क्या कर रहा हूँ देखिए, उत्सर्जित पदार्थों को लाना ले जाना या शरीर से बाहर निकालना रक्त का कार्य है। हार्मोनों का परिवहन करना शरीर के भीतर हार्मोनों का कार्य है। ठीक है, सॉरी, हार्मोनों का परिवहन जो है वो हार्मोन नहीं मतलब रक्त का कार्य है, उल्टा बोलिए हम। और अगला प्रतिरक्षण का जो कार्य है वो भी कौन करता है, रक्त करता है। रोगों से लड़ाता है, सूक्ष्म जीवों को भक्षण करता है, ये काम भी रक्त के अंदर पाई जाने वाली WBC का काम है। शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल हो, शरीर में पीएच कंट्रोल हो, ये भी ब्लड का वर्क है। और पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन करना हो, ये भी ब्लड का कार्य है। O2 CO2 का एक्सचेंज, विनिमय भी वातावरण और ऊतकों के बीच में, ये भी रक्त का कार्य है। ये रक्त के कार्य है। ये जानकारी हमको इसी किताब के पार्ट नंबर 4 में दोबारा मिलेगी, ब्लड के कार्य। आगे की तरफ चले तो वो रक्त के प्रकार मिलेंगे। तो प्रकार समझिए आप लोग, एक सामान्य जानकारी है, इसी की थोड़ी जानकारी हमको दोबारा पार्ट नंबर 4 में मिलेगी, वहां हम दोबारा तुम्हारी जानकारी देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि RBC की विज्ञान की किताब के पार्ट नंबर 2 में परिसंचरण तंत्र और रक्त के को पढ़ाने से पहले रक्त के बारे में क्या जानकारी जिक्र की है, वो जानकारी लीजिए। अब देखिए रक्त के अंतिम जानकारी के प्रति आता है, रक्त के प्रकार के बारे में क्या लिखा। तो हमारी जो लाल रुधिर कणिका होती है, लाल रुधिर कणिका रेड ब्लड सेल होती है, लाल रुधिर कोशिका होती है, उस पर पाए जाने वाले प्रतिजन माना गया। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में लाजवाब जानकारी मिलेगी पार्ट नंबर 4 में हमको, इसी किताब की जो RBC किताब है ना विज्ञान की, उसके 4थे पार्ट में। तो RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A व B के आधार पर, प्रतिजन A व B के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। एक तो ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप A जो होता है उसकी लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन A पाया जाता है। जिस रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं के ऊपर प्रतिजन A पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप होता है A, और जिससे की लाल रुधिर कोशिकाओं पर प्रतिजन B पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप होता है B।
और जिस लाल रुधिर कोशिकाओं के ऊपर, जिस रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं के ऊपर दोनों प्रतिजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं, उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। एक जानकारी लेना, ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप जिसका भी है वो सर्वग्राही होता है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। तो इनमें से सर्वग्राही कौन है जो सबसे ब्लड ले सकता है? तो वो रक्त समूह ए बी, जो खूब नौकरी, खूब बोर्ड की परीक्षाओं का प्रश्न रहा होगा, विगत कई सालों से आता रहा होगा। अगला, जिस रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो वो होता है रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ए बी पर प्रतिजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं आरबीसी के ऊपर, और रक्त समूह डी के का मतलब है कि उसकी आरबीसी के ऊपर प्रतिजन बी पाया जाता है। रक्त समूह ए का मतलब है उसकी आरबीसी की जो है उसके प्रतिजन ए पाया जा रहा है। ये जो रक्त समूह ओ है वो सर्वदाता है, सबको डोनेट कर सकता है। क्योंकि ये जो अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो ओ है, ये जानकारी पार्ट नंबर 4 में दोबारा मिलेगी, जरूर जान लेना। ये तो हम क्या ले रहे हैं कि इसमें इस पार्ट में क्या लिखा है वो जानकारी ले रहे हैं। तो रक्त समूह जो ओ है वो क्या है? सर्वदाता होता है, सबको खून दे सकता है। तो सब इन चारों में से प्रतिशत ए व बी के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब इनमें से आप अगर जानकारी ले, इनमें से सर्वदाता कौन है? ब्लड ग्रुप ओ। सर्वग्राही कौन है? ब्लड ग्रुप ए बी। इसके अलावा प्रतिजन ए व बी के अलावा बोर्ड में प्रश्न था, एक बोर्ड की परीक्षा के दौरान पिछले 2 सालों में आया था कि लाल रुधिर कणिका पर प्रतिजन ए व बी के अलावा और कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? वो प्रतिजन होता है आरएच, जिसकी जानकारी, जिसको मकाका रिसर्च में खोजा गया था बंदर, वो जानकारी में पार्ट नंबर 4 में दोबारा मिलेगी, वो वहां ले लेंगे। और तो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले आरएच प्रतिजन के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वन इज आरएच पॉजिटिव, सेकंड इज आरएच नेगेटिव। जिसके अंदर आरएच प्रतिजन पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और जिसके अंदर आरएच नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव होते हैं। और वर्ल्ड के अंदर लगभग 80% लोग जो होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब अगर किसी ने कहा, एक समझिए आप लोग, अगर किसी ने कहा किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है, इसका मतलब उसकी रक्त समूह का ए प्लस है, इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के ऊपर प्रतिजन आरएच भी है और प्रतिजन ए भी है। तो कहते हैं कि ए माइनस है, इसका मतलब है कि उसके ब्लड ग्रुप पर क्या है कि ए तो है लेकिन आरएच नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, बाकी की जानकारी ये जो आरएच पॉजिटिव वाले के आधार पर, आरएच नेगेटिव मतलब ये तो आरएच के आधार पर 2 प्रकार का ब्लड ग्रुप, और ए और बी प्रतिजन के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से सर्वग्राही ए बी है और सर्वदाता ओ है, ये जानकारी मिली। तो आज का जो हमने वीडियो लिया, आज तो आपके बीच में जो हम आए वो कक्षा 10 के अंदर परिसेचन तंत्र पढ़ाए। उससे पहले रक्त के बारे में जो जानकारी लिख रखी थी, जो केवल आधारभूत जानकारी थी, ज्यादा गहराई वाली जानकारी नहीं थी, लेकिन जो जानकारी कक्षा 10 की विज्ञान किताब में लिख रखी थी वो सारी जानकारी हमने आपको बीच में देने का प्रयास किया। आप आइए, आपने बहुत सारे अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझको रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसी पता चलता है कि मिलते हैं उससे भी पता चल रहा है कि लोग बातचीत करते हैं, उससे पता चलता है जो व्यूज हो रहे हैं उससे भी पता चल रहा है। कोई वाया व्हाट्सअप मुझे कमेंट करता है, वाया गूगल या क्या बोलते हैं यूट्यूब के चैनल पर ही कोई अगर मना कि देखता उसने कमेंट कर, उस कमेंटों के माध्यम से पता लग रहा है कि कोई इनको थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, बढ़िया तरीके से हमको सुन रहा है। तो आप जरूर, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण खारवाल के नाम से चल रहा है, वो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के पश्चात आप शेयर कर सकते हैं। शेयर उन लोगों तक कीजिए, उन भैया तक कीजिए, उन बहनों तक कीजिए जो वर्तमान समय में कक्षा 10 के अंदर पढ़ रहे हैं। हम आपके बीच में इसी पार्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे पार्ट 2 को खत्म करेंगे। आज हमारा 5वां 7वां वीडियो है इस पार्ट नंबर 2 से जुड़ा हुआ, और आज हमने आपको रक्त के माध्यम से बताया। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।